हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक से मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और साथ ही साथ एक और टॉपिक है जनजाति विद्रोह। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है इस बुक से दिए गए वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको आज का ये वीडियो कितना अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। आपको ये चीज़ पता होगा। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त। इसे हम लोग ज़मींदारी व्यवस्था या फिर स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया था। ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है कि यह कुल कितने भूमि को कवर करता था, तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% को कवर करता था। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या होता था कि ज़मींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। और साथ ही साथ एक और पॉइंट इसमें देखने को मिलता है, जो कि ज़मींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम कितना होता था? 10/11, यानी 11 भाग में से 10 भाग जो था वो कंपनी को देना होता था, और जबकि एक भाग स्वयं रखना होता था। तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का कारण क्या था? तो ज़मींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन से कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। बस वीडियो को एंड तक ख़त्म कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है, वो सब चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। देखिए, इससे जुड़ी भी कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के तत्कालिक जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में भी लागू किया गया था। ठीक है। और इस अवस्था में सरकार ने रैयतों या फिर कह सकते हैं कि किसानों से सीधा संपर्क किया। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, निम्नलिखित तीनों में से कौन कौन से जो थे वो भारत में उपनिवेशवाद का जो कि काफ़ी आर्थिक आलोचक थे। तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी एक पुस्तक थी। साथ ही साथ इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और भी इनकी कई सारी पुस्तक थी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे देशपूर्ण और घातक दोहन का जो कि उजागर किया और साथ ही साथ प्रमाणित किया। ठीक है। तो ये तो कह सकते हैं कि ये तो इसमें शामिल थे ही, यानी कि इन्होंने उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचना किया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर। और आपको पता है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर कौन है? तो द हिंदू के संस्थापक ये थे, और इन्होंने अपने अखबार के माध्यम से इसके बारे में आलोचना की। उसी तरह से बात करते हैं थर्ड पॉइंट, आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त की जो पुस्तक है काफ़ी फेमस है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की थी। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट्स हमारा ये कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यानी कि तीनों की तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्द था, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में
भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो सीमित देयता का प्रथम बैंक जो था वो अवध कमर्शियल बैंक। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो कि घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। असम के प्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में जो कि सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1839 में। पढ़ सकते हैं कि द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ असम में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो भूराजस्व बंदोबस्त से संबंध है। बताइए किस भूराजस्व बंदोबस्त से इनका संबंध था? तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे दिए गए किस कथन से आती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अच्छे से पढ़ करके बताइए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका जो अपवहन सिद्धांत है इसका सही परिभाषा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि आर्थिक दोहन के सिद्धांत अपवहन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इस वजह से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अपवहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी के अपवहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था और वो कौन थे? सर सैयद अहमद खां। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला पॉइंट हम जो देखेंगे, जो टॉपिक्स हमारा स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, जनजाति विद्रोह। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान देंगे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कुछ पॉइंट्स हम इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार के शिकार पहाड़िया जनता ने एकबद्ध होकर उनके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? 1855-56 तक ही चला था और इसे हम लोग पहाड़िया विद्रोह भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह या फिर पहाड़िया झगड़ा भी कहा जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि झगड़ा का अर्थ क्या है? तो झगड़ा का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि विद्रोह ही होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। वेलुथम्पी, तो सही आंसर यहाँ पे होगा केरल में। ठीक है, त्रावणकोर का विद्रोह जो है उसी को कहते हैं, वेलुथम्पी का विद्रोह भी कह सकते हैं। तो ये केरल से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ या फिर विफल हुआ? तो 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसके ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था?
बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और हाल ही में ये करंट का क्वेश्चन भी बना था कि किस विद्रोह का 100 वर्ष कंप्लीट हुआ, यानी 1921 से 2021 आ गया तो 100 वर्ष कंप्लीट हुआ था मोपला विद्रोह, और ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स आपको समझना है, प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जदोनाग। ठीक है, जदोनाग बिल्कुल करेक्ट है। एक बुक मैंने पढ़ रहा था, उसमें मुझे आंसर मिला ये सीताराम राजू। एक्चुअली सीताराम राजू नहीं होना चाहिए, अगर आपको कहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए आपको समझा देता हूँ। देखिए, रंपा विद्रोह के जो नेता थे सीताराम राजू, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू नामक एक गैर आदिवासी नेता थे। ध्यान दीजिएगा, गैर आदिवासी नेता थे। और क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो यहाँ पे तो आपका गलत हो ही जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सीताराम राजू जो थे वो एक गैर आदिवासी नेता थे, लेकिन इनका भी काम जो था वो आदिवासियों के लिए हुआ करता था। पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधित शक्तियों से युक्त होने का दावा किया और शीघ्र ही वो आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं के नायक हो गए। और इन्हें असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली थी और वे गांधी जी के प्रशंसक थे, पर वे आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हिंसा को आवश्यक समझते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बताइए कि अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर यहाँ में क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, चलिए एका आंदोलन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, एका आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगान की वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर के अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। और यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो एका आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो मदारी पासी, ये बहुत बार पूछा जाता है, मदारी पासी और सहदेव। सहदेव तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मदारी पासी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना। और ये दोनों जो थे वो निम्न जाति के किसान थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, बताइए नील दर्पण के लेखक कौन थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो नील दर्पण है वो बंगाली नाटक था, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बारो, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग जो कि सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, ठक्कर बाबा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। कौन सी घटना जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो ध्यान रखेंगे भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था। ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संथाल विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जो कि बंगाल और बिहार के भागलपुर जिले में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि पूर्वी भारत, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किसका रोक लगाया था। तो सही आंसर यहाँ पे होगा बेठ बेगारी पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये बेठ बेगारी क्या था तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ बिरसा मुंडा द्वारा किए गए संघर्ष के फलस्वरूप 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए पारित होने को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में आनंद मंठ का उल्लेख किया, अपने उपन्यास आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया। तो सन्यासी विद्रोह, डी विल बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी जो विद्रोह का केंद्र था, कौन सा स्थान, कोल्हापुर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मेवाड़, बागड़ा और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। बताइए कि लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था।
एक्चुअली ये राजस्थान से संबंधित है, लसूड़िया आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे गोविंद गिरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, गोविंद गिरी। अगला प्रश्न कि हो विद्रोह हुआ था, बताइए कि हो विद्रोह कब हुआ था। तो हो विद्रोह का संबंध 1820-21 के दौरान है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। बरहिया ताल का विद्रोह का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि का वापसी की मांग। ठीक है, बकास्त भूमि वापसी की मांग यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। मानव बलि प्रथा का विरोध या फिर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी उसको हम कह सकते हैं कि खोंड। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, और इससे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए, पढ़ सकते हैं कि खोंड जनजाति जो कि द्रविड़ीय प्रजाति की है, और ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें जो कि मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी, और इसे क्या कहा जाता था, मरिया कहा जाता था, मरिया। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारणवश चूँकि हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब। तो मुंडा विद्रोह हम कह सकते हैं कब स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1893 से 1900 तक लगभग चला था, लगभग अप्रॉक्स ले चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1895 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ विद्रोह और उससे संबंधित जो नेता हैं वो, जैसे कि अगर हम बात करें मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा संबंधित है, संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू संबंधित है, और होम विद्रोह की गोमधर कुंवर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नायक की बात करें तो ताना भगत, ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ताना भगत जो था हम कह सकते हैं छोटा नागपुर में 1920 में जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था, और यह विद्रोह जो था फ्रेंड्स लगान की उच्च दर तथा चौकीदार कर के विरोध में किया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला प्रश्न कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था, संबलपुर के अनेक। तो सही के आंसर यहाँ पे सुरेंद्र साई, बी को टिक करेंगे, सुरेंद्र साई। देखिए अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए, और ये क्वेश्चन अक्सर इसी तरह से पूछा जाता है मिलान करने के संबंध में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है कि सिंगल करके भी पूछ ले। देखिए कुकी विद्रोह की बात करें तो कुकी विद्रोह यहाँ पे तो त्रिपुरा दिया गया, कभी कभी त्रिपुरा ना रख करके जो कि आपके साथ वहाँ पे मणिपुर भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा या फिर मणिपुर दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये दोनों क्षेत्र इससे संबंधित हैं। जबकि कुका विद्रोह की बात करें तो कुका विद्रोह पंजाब से संबंधित था, यानी कि ए का 4 होगा और बी का 1 होगा। ए का 4 और बी का 1 तो दोनों जगह मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवना कृषक विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल से संबंधित है, यानी सी का 2 के साथ होना चाहिए, तो सी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह आपने देख लिया था, झारखंड, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था, राम सिंह कुका, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या फिर धरती आबा कहा जाता था वह कौन था। जगत पिता या फिर धरती आबा कहा जाता था, और वो कौन थे, बिरसा मुंडा को कहा जाता था। एक क्वेश्चन में आपको चलते चलते बता दूं कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आनंद पांडे इनके गुरु थे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 विद्रोह दिए गए, उनको आपको सही कालानुक्रम में आपको सजाना है, कौन सा विद्रोह पहले हुआ ये आपको सजाना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था
कि संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। उसी के बाद नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह, और सॉरी उसके बाद नील विद्रोह नहीं, क्योंकि नील विद्रोह 59-60 के अंतर्गत आता है। उसके बाद सिपाही विद्रोह था 1857, और उसके बाद हम कह सकते हैं नील विद्रोह लास्ट में हुआ था, दक्कन दंगे जो 1875 के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए एक्चुअली हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लिख दिया ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संथाल विद्रोह 55-56, सिपाही विद्रोह 57, नील विद्रोह 59-60 और दक्कन दंगे 1875। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 2 4 1 3। इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर इसी तरह से पूछा जाता है कालानुक्रम के फॉर्म में ही, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था ये? तो सही आंसर होगा गारो का, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गारो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में चला गया था, कहाँ पर चला गया था वायकोम सत्याग्रह? तो ध्यान दीजिएगा वायकोम सत्याग्रह जो चला था वो कह सकते हैं केरल में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। तो कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से प्रभावित था वो इसके साथ मैच करना। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था मोपला विद्रोह केरल के साथ, ठीक है, और पवना विद्रोह हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, पवना विद्रोह कहाँ पे संबंधित था, तो इसका संबंध बंगाल से कह सकते हैं। और उसी तरह से देखिए एका आंदोलन कहाँ पे, अवध से संबंधित था, यानी सी का 4 के साथ। तो चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मिलना चाहिए तो यहाँ पर मिल रहा है, और पवना विद्रोह बंगाल के साथ यानी बी का 3 के साथ, बी का 3 के साथ यहाँ पे है, और एका आंदोलन अवध के साथ संबंधित है, सी का 4 के साथ। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्लियर। और बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये बिहार झारखंड, क्योंकि उस वक्त दोनों साथ में था इसलिए बिहार यहाँ पे दिया गया, वहाँ पे झारखंड भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? बताइए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास थे, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चंस जो कि इसी वीडियो से यहाँ पे लिया हूँ, चारों का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? मैंने आपको बताया था कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो कमेंट्स करके टाइप कर लीजिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। तो ये चारों चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में देख चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।